नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। सुबह से ही हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से परिणाम निकला है लोकसभा 2024 के चुनावों का। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है और सहयोगियों से होगा विचार विमर्श। कल से ही ये खबरें आ रही थी कि अब जहां किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली है तो ऐसे में बैठकों का सिलसिला चलेगा। इसी पर यह बड़ी अपडेट मिल रही है कि नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है और सहयोगियों से होगा विचार विमर्श। खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज शाम 6 बजे खरगे आवास पर हो सकती है, जहां पर सभी घटक दल बैठक में शामिल होंगे। वहीं एनडीए की बैठक पर भी क्या अपडेट्स है, तमाम जानकारी आपको देंगे। इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है, सहयोगियों से होगा विचार विमर्श। एनडीए की अगर मैं बात करूं तो 293 सीटें एनडीए के खाते में गई है, वहीं 233 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, 17 सीटें अन्य को मिली है। ये नतीजा निकला है लोकसभा 2024 के चुनाव का। 4 जून का इंतजार सभी को था, नतीजों का इंतजार सभी को था। नतीजे किसी की अपेक्षा के मुताबिक नहीं निकले, लेकिन जो निकले वो अब जग जाहिर है। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है और सहयोगियों से होगा विचार विमर्श। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अमृत तिवारी। अमृत, मतदान हुआ, मतगणना हुई, नतीजे आए और अब नजर सरकार बनने पर, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला है। ऐसे में कल की रात भारी रही होगी तमाम पार्टियों के लिए। क्या है अंदर खाने की खबर और एनडीए इंडिया गठबंधन की बैठकों पर अपडेट्स? बात आगे की रणनीति पर होगी या बात नतीजों की समीक्षा पर भी होगी? देखिए अंजलि, अभी जो प्राथमिक जो फेज है इसमें अगर देखा जाए सैद्धांतिक तौर पर देखेंगी तो एनडीए को बहुमत मिल चुका है और उनको सरकार बनाने में कोई ज्यादा अड़चन भी नहीं है। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि वो भी सरकार बनाने के दावे में अपना दावा ठोकेंगी। और इसके लेकर के कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बात कही थी कि देखिए हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे और उनकी तरफ से जो इशारा होगा उसके अनुरूप हम जो है एक साथ मिलकर के काम करेंगे। उसके बाद सहयोगियों के ऊपर से खासतौर पे शिवसेना यूबीटी की तरफ से ये बात आई थी कि सरकार बनाने की पहल हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। इसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी सी खलबली मची और उसके बाद ताबड़तोड़ जो है बैठकों का दौर शुरू हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, उसके बाद एनडीए के सहयोगी दल जो कि चुनाव पूर्व ही उनके साथ थे उनके साथ भी बैठक करेंगे। इसमें जो खास जो दल हैं वो है टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जेडीयू है। नेताओं के साथ जो है पहले भी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। जी बताइए। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों से ठीक पहले नीतीश कुमार से बैठ करके बातचीत भी की थी और उसके बाद जब नतीजे आए तो उन्होंने टीडीपी के जो मुखिया हैं उनसे भी बात की थी और नीतीश कुमार से भी बात की थी। इसके अलावा जो अन्य सहयोगी और भी हैं इनके साथ जो पार्टी में, उनसे भी लगातार जो है बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संपर्क में है और सभी के बीच जो अभी तक हमें जो खबर मिल रही है इसके मुताबिक उनके बीच एक आम जो है सहमति है सरकार बनाने को लेकर के। पहले चुनाव पूर्व जो उनके बीच में जो एक पैक्ट था, एक समझ थी, उसी समझ के साथ जो है आगे सरकार बनने की कवायद होगी। हाँ, आज की बैठक काफी अहम है जब एनडीए के सारे जो दल हैं वो एक साथ जुटेंगे, बैठेंगे और बैठक में सरकार बनाने की रूपरेखा का निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि पहले बीजेपी बहुमत में होती थी तो नो डाउट बीजेपी का वीटो होता था, लेकिन अब बीजेपी में बहुमत नहीं है तो वो एक लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते अब सहयोगियों के भी मन की बात रखनी होगी। वीटो सीधे सीधे करने का जो एक पहले एक इम्यूनिटी थी वो अब नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए अब इस बुलेटिन में बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी अपडेट मिल रही है मौसम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 8 जिलों के लिए जारी हुआ है अलर्ट और बिजली के साथ बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। कौन से वो जिले हैं? बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है। लगातार गर्मी का प्रकोप जारी था छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात कर लूं, और ऐसे में अब बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और 8 जिलों के लिए जारी हुआ है ये अलर्ट। बिजली के साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। तो वहीं बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में हुई है बारिश और तपती गर्मी के बाद अब बारिश ने दस्तक दी है। कई जिलों में बारिश के साथ आंधी आने से मौसम बदला और मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर मैं बात कर लूं तो कहीं ना कहीं गर्मी के तेवर नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी अपडेट दे दूं तो इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में बारिश हुई है। तपती गर्मी के बाद अब बारिश ने दस्तक दी है। कई जिलों में बारिश के साथ आंधी आने से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब मौसम के अपडेट्स ले लेते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, तो वहीं सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित आपका रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर मिल रही है कि अब बारिश आने वाली है, बारिश होने वाली है, गर्मी से राहत मिलने वाली है। बिल्कुल अंजलि, देखिए नौतपा के बाद लगातार मौसम में गिरावट दर्ज की जा रही है और जो नौतपा के 7वें दिन मुंगेली की अगर मैं बात करता हूं तो मुंगेली का तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस था, जो बीते दिन की अगर तुलना पे जो है बीते दिन जो है 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का गिरावट दर्ज किया गया। राजधानी के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और बीती रात की हुई बारिश से अभी मौसम जो है वो अच्छा हो गया है। मौसम की अगर बात करें तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे जो गर्मी का प्रकोप है वो कम हुआ है। और आगे आगामी समय पे मौसम विभाग का आज कहना है कि राजधानी के इलाकों के साथ साथ अगर मैं बिलासपुर संभाग की बात करूं और सरगुजा संभाग की बात करूं तो यहां के कई जिलों पर जो है वो बारिश हो सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। तो लगातार नौतपा के बाद राहत भरी सांस जो है तमाम लोग ले रहे हैं। नौतपा के बाद राहत की सांस मध्य प्रदेश में भी ले रहे हैं लोग। सूरज, मध्य प्रदेश में भी गर्मी के तेवर अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स है मौसम की मध्य प्रदेश की? जी देखिए अंजलि, इस वक्त में मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मौसम विभाग से ही हम दिखाएंगे कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, लगातार नौतपे में भीषण गर्मी का देखने को मिली, लेकिन अब मौसम बदला है, कैसा रहने वाला है मौसम? जैसे कि आपको पता है भीषण गर्मी की वजह से पूरा प्रदेश तपा हुआ था, लेकिन जैसे ही अभी एक दक्षिणी मध्य गुजरात के ऊपर एक साइसर बना, उसकी वजह से अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, उसकी वजह से बादलों की आवाजाही दिख रही है, दिख रहा है। इसके वजह से पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे तो अगले 24 घंटे के दौरान ये देखेंगे पूरा प्रदेश जो ग्रीन में दिखाया जा रहा है, बारिश की स्थिति है यहाँ पे हो सकती है। और ये इन एरिया में अगर देखेंगे नीचे वाले हरदा, सीहोर, बैतूल, इन सब में अगले दिन जो आएंगे उसमें है बारिश की स्थिति और बढ़ सकती है। वहीं वार्निंग की बात करें तो यहाँ पे तेज़ हवाएं के साथ हो सकता है। और नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यही चीज़ें बढ़ के अपना पूरा दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहेगा। ये स्थिति लगभग 2-3 दिन बनी रहेगी। उसके अलावा थोड़ा सा है कि जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वहाँ पे फिर से तापमान बढ़ेगा और हीट वेव की स्थिति निर्मित हो सकती है। ये अगले दिन और बढ़ती जाएगी। बारिश की स्थिति अपने सदर्न पार्ट में तो रहेगी, सदर्न और साउथ वेस्ट पास में रहेगी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पास है वहाँ पे वापस से तापमान फिर बढ़ने की संभावना है। तो सर, ये जो बारिश होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी, तापमान कैसा रहने वाला है? जैसे हवाएं तो तेज़ रहेंगी क्योंकि इतनी हीटिंग होने के बाद जब भी अगर ये निर्मित होती है तो तेज़ हवाएं चलती है। अपन उम्मीद जो कर रहे हैं यहाँ पे 50 से 60 देखेंगे। ये एरिया जो है प्रॉपर एरिया, इसमें 50 से 60 के आसपास, उसके ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो 40 से 50 के आसपास रहेगी और बारिश रहेगी, तो उसकी वजह से तापमान नेचुरली गिर जाएगा। राजधानी भोपाल का कैसा रहने वाला मौसम? तापमान की बात करें तो कितने डिग्री तक तापमान रहेगा आज? जैसे राजधानी में है तो राजधानी में अगले 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। तापमान लगभग 41-42 के आसपास बनेगा। और सबसे ज़्यादा तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ हो सकता है? जो तापमान की बात करेंगे तो अभी जो रीवा, सतना इस तरफ ही तपन हैगी जो चल रही है, और ये निवाड़ी, दतिया, छतरपुर इस तरफ ही रहेगा आगे। सर, राजधानी भोपाल के अलावा अलग अलग ज़िलों के आप बता रहे हैं, जो ये मौसम है कितने दिनों तक ऐसा रहेगा? बारिश की जो संभावना है अलग अलग ज़िलों में कितने दिनों तक है? और तेज़ बारिश होगी या हल्की फुल्की बारिश? नहीं, तेज़ तो नहीं है, लेकिन मध्यम बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम। और लगभग ये स्थिति बनी रहेगी 7 दिन तक। ये मॉइस्चर एक बार आ चुका है और इंटेंसिटी पहले हो चुकी थी, इस वजह से ये स्थिति लगभग 6-7 दिन बनी रहेगी। तो ये प्री मानसून है, मानसून 15 तारीख तक आएगा आप लोग बता रहे हैं?
हाँ, मानसून से पहले जो भी बारिश होती है वो प्री मानसून में काउंट की जाती है। तो अपने प्रदेश की वैसे नॉर्मल टाइमिंग 17-18 के आसपास है, उससे पहले जो भी बारिश हो रही है वो प्री मानसून एक्टिविटी। जब मानसून आ जाएगा तब तेज बारिश देखने को। हाँ, वो तब पर ये है कि अभी जैसे आप देखते हैं बारिश एक क्षेत्र में होगी, एक क्षेत्र में नहीं हो रही है। एक शहर की बात कर ले, आधे हिस्से में होती है, आधे में नहीं होती। लेकिन जब मानसून आ जाता है तो पूरी शीट होती है, तो एक लगातार पूरे प्रदेश को मतलब पूरे आसपास के जो जिले हैं उनको कवर करती है, एक साथ चलती है फिर। तो अंजलि, ये मौसम वैज्ञानिक थे जो बता रहे थे कि आज कल और परसों तक लगातार कई ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर बारिश के अनुमान जी है। बिल्कुल और सूरज, अच्छी बारिश बात हो ये है कि जहां उस स्क्रीन पे हमें रेड कलर, ऑरेंज कलर नजर आता था, वहां आज व्हाइट और ग्रीन कलर है। ये राहत भरी खबर है। बड़ी अपडेट मिल रही है कि 6 से 7 दिनों तक बारिश रहने वाली है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम की तरफ से अब राहत की खबर मिलती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। हमने बात की मौसम की, मौसम में गर्मी से राहत मिलती दिख रही है, तो ऐसे में चुनावी मौसम भी खत्म हो गया, नतीजे जग जाहिर है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। छत्तीसगढ़ में मिली जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर जनता का आभार जताया है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ ने इस बार फिर इतिहास रचा है। प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए फिर से विजय दिलाई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की महान जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के अगर नतीजों की बात करें तो 2019 से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां पिछली बार 9 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी में 11 में से, तो वहीं अब इस बार 2024 में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। और उसी पर बधाई देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए सीएम विष्णुदेव साय का ये एक्स पर पोस्ट। बात कर ले अगर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की, तो रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस को करीब 5,75,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, इस मौके पर सुनवाते हैं आपको। भैया, जो आप लोगों ने सेट किया था मार्जिन, वो मार्जिन को पा लिया आप लोगों ने? निश्चित रूप से देश की जनता ने फिर से एक बार मैंडेट दिया है मोदी जी को सरकार बनाने का, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। उसके लिए हम देश की जनता को और मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को शिखर पर पहुंचाएंगे। आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत की है, उसी का असर दिख रहा है, इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, तो उनके मन पे अब एक बड़ी जो है वो निकल रहा है कि कहीं मंत्री पद एक मिल जाए। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, परंतु जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको मैं निभाऊंगा। अंतिम में प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली? प्राथमिकता होगी कि विकसित भारत की कल्पना के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएं और उसमें हम भागीदार बनेंगे। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकसित भारत के साथ में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प है, वो हम अब पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत जो है वो बृजमोहन अग्रवाल को मिली है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से सबसे रोचक रहा। कैसे? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने शिकस्त दी। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र पंडरिया भी बीजेपी के खाते में है। तो वहीं पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत संतोष पांडे का निवास घर है, लेकिन वहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। तो ये पूरा समीकरण राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का बैठता है, जो कि बेहद रोचक हो गया है 2024 के परिणाम के बाद। मध्य प्रदेश के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा। बीजेपी ने जहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो कई रिकॉर्ड भी टूट गए। कैसे रहा ये चुनाव ऐतिहासिक, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत प्रचंड, जीत के आगे कई कीर्तिमान खंड खंड। 2024 लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। ये वो चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान रच दिए, बीजेपी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2024 के चुनाव में पूरे देश में इंदौर की सबसे बड़ी जीत, देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम दर्ज हुआ है। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोट से जीत हासिल की है और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हालांकि यहां बीजेपी के सामने कांग्रेस का कोई प्रत्याशी था ही नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। मध्य प्रदेश बीजेपी के इतिहास में यह सफलता ऐतिहासिक है, जब सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की।
1980 से 2024 तक हुए 12 चुनावों में ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज हो रहे हैं। पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार अपनी बलबूते पर एनडीए सरकार बनकर के तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। टूट गया 40 साल का रिकॉर्ड। 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। अब ठीक 40 साल बाद 2024 में बीजेपी ने कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़कर ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। 26 साल बाद छिंदवाड़ा में खिला कमल। 26 साल बाद बीजेपी का छिंदवाड़ा फतेह का सपना भी पूरा हुआ। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को मात देकर कांग्रेस के गढ़ में भगवा लहराया है। इसके पहले महज एक बार 1997 में हुए उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराया था। शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को मात दी है। बार छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, आज मैं भाव विभोर हूँ। छिंदवाड़ा भी हम जीते हैं और एमपी के मन में मोदी है, ये सिद्ध हुआ है। कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश के नेतृत्व ने जो परिश्रम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बीजेपी के नाम कई बड़ी जीत। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। सिर्फ 4 सीटें ही ऐसी हैं जिन पर जीत 1 लाख वोटों से कम है। बाकी सभी जगह जीत का आंकड़ा 1 लाख के पार है। मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी लाखों की जीती हुई पार्टी बन गई है, जरा उसको भी आंकड़ों से समझ लीजिए। इंदौर में बीजेपी ने 11,75,092 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता है। विदिशा में बीजेपी की जीत का अंतर 8,21,408 वोट का रहा। तो वहीं 4 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा के अंतर से बीजेपी ने जीत हासिल की है। 6 सीटों पर 4 लाख से ज्यादा का अंतर रहा है। 3 सीटों पर बीजेपी ने 3 लाख के ज्यादा से अंतर से चुनाव जीता है। तो वहीं 4 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा का अंतर है। 6 सीटों पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। हर लिहाज से 2024 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश और बीजेपी के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जिसने कई रिकॉर्ड बनाए तो कई रिकॉर्ड धराशाही भी कर दिए और बीजेपी को एक नई ऊर्जा से भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जीती है, 29 की 29 सीटें जीती है। तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। कई बड़े बड़े नेता, और जब हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता तो समझ जाइए कि बहुत बड़े नेता, ऐसे नेता जिन्होंने प्रदेश की बागडोर तक संभाली हुई है, वो तक बीजेपी के आगे धराशाही हो गए। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक सीट ऐसी है जहां ना मोदी मैजिक काम आया, ना ही बीजेपी के कोई समीकरण काम आए। इस सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। तो कौन सी है वो एक सीट और क्यों बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई ये सीट, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी ने प्रदेश की 10 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को धाराशायी कर दिया है। लेकिन प्रदेश की 11 सीटों में से एक सीट बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई और वो है कोरबा लोकसभा सीट, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत ने अपनी पैठ बनाए रखी और कोरबा में कांग्रेस का झंडा लहरा दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब प्रदेश की 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की, तो फिर ये एक सीट बीजेपी के हाथों से कैसे निकल गई? क्यों नहीं मिल पाई कोरबा सीट? तो कांग्रेस का गढ़ है कोरबा, मौजूदा सांसद हैं ज्योत्सना महंत, क्षेत्र में चरणदास महंत की अच्छी पैठ है। तो वहीं चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत। ज्योत्सना महंत क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी हैं सरोज पांडे। तो भिलाई की मूल निवासी हैं सरोज पांडे। जमीनी स्तर पर नहीं जुड़ पाई सरोज पांडे। स्थानीय मुद्दे यहां बहुत हावी हैं। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी के हारने की कई वजहें रही।
लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में ये साफ नजर आया है कि जितने भी धुरंधरों ने दूसरों के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की है, उन सभी को मुंह की खानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।